नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुकनूक दून पर। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, मैं आखिर कौन हूँ, मैं क्यों हूँ? क्या बस यही जिंदगी है? पढ़ाई, नौकरी, पैसा और फिर एक दिन खामोशी। हर इंसान के अंदर कभी ना कभी ये सवाल उठते जरूर हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो सच में इनके जवाब ढूंढने निकल पड़ते हैं। और उन्हीं में से एक थे ओशो रजनीश, एक ऐसा इंसान जिसने ये कहा, अगर तुम्हें सच में जीना है तो पहले खुद को जानो। आज हम बात करेंगे उस इंसान की कहानी की जिसने समाज के बनाए हर नकाब को उतार फेंका, जिसने कहा, मैं भगवान में नहीं, इंसान में विश्वास करता हूँ। वो ना तो कोई साधु थे, ना कोई भगवान, वो थे एक सोच, एक क्रांति, एक जागृति। इस बायोग्राफी में हम जानेंगे कैसे एक छोटे से गांव में जन्मा एक जिद्दी बच्चा अपने नाना की मौत देखकर मौत के डर को नहीं, मौत के रहस्य को समझने निकला। कैसे वो बच्चा बड़ा होकर पूरे भारत में घूमा, हर धर्म, हर विचारधारा को वो पढ़ा और फिर कहा, सच किसी किताब में नहीं, तुम्हारे भीतर है। कैसे उसने ध्यान को सिर्फ साधना नहीं बल्कि जिंदगी जीने की कला बना दिया। कैसे उसने हजारों लोगों को ये सिखाया कि प्यार पाप नहीं, प्यार ही पूजा है। और कैसे एक वक्त आया जब दुनिया ने उसे खतरा कहा, लेकिन जिन्होंने उसे सुना उनकी जिंदगी सच में बदल गई। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जो अपने अंदर की शांति, सच्चाई और आजादी को ढूंढ रहा है। भले ही ये बायोग्राफी थोड़ी लंबी हो, लेकिन हम वादा करते हैं आपका हर मिनट यहाँ मायने रखेगा, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं ओशो के जीवन का पूरा सच, बचपन से लेकर आत्मज्ञान तक, प्रेम से लेकर विवादों तक और ध्यान से लेकर आखिरी मुस्कान तक। कोई भी बात छूटेगी नहीं। वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देखेंगे। शायद आज ओशो की कहानी सुनते सुनते आप अपने ही जवाबों के करीब पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत यात्रा। ओशो रजनीश, एक ऐसी सोच जिसने दुनिया को जगा दिया। पार्ट 1, बचपन और मौत से पहली मुलाकात, एक जागृति की शुरुआत। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। किसी के लिए वो एक सपना होता है, किसी के लिए एक हादसा और किसी के लिए एक सवाल। रजनीश के लिए वो पल था मौत से पहली मुलाकात। रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से विलेज कुचवाड़ा में हुआ था। उनका नाम था चंद्र मोहन जैन, लेकिन बाद में पूरी दुनिया ने उन्हें जाना ओशो रजनीश के नाम से। बचपन से ही वो बहुत अलग थे, शरारती लेकिन गहराई से सोचने वाले। उन्हें किसी चीज को बिना समझे मान लेना पसंद ही नहीं था। अगर कोई उनसे कहता भगवान है तो वो तुरंत पूछते, कहाँ है, मुझे भी दिखाओ। उनके पिता एक साधारण व्यापारी थे और माँ बेहद संवेदनशील और धार्मिक स्वभाव की थी। लेकिन रजनीश ज्यादातर अपने नाना नानी के साथ रहते थे, क्योंकि वहीं उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिलता था। वही उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनकी नानी उनसे हमेशा कहती थी कि ये बच्चा कुछ अलग है, इसके सवालों का जवाब शायद भगवान के पास भी ना हो। रजनीश जब सिर्फ 7 साल के थे तब उनके नाना की अचानक मृत्यु हो गई। घर में शोक छाया हुआ था, हर कोई रो रहा था, लेकिन रजनीश चुप थे। वो अपने नाना के पास बैठ गए, उनके ठंडे होते शरीर को देख रहे थे, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। रात भर वो वहीं बैठे रहे। सुबह किसी ने उनसे पूछा, तुम डरे नहीं? उन्होंने धीरे से कहा, मैं डरा नहीं, बस सोचता रहा। जो कल तक हंस रहे थे वो आज इतने शांत कैसे हो गए? शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। यही पल उनके अंदर एक गहरी खोज की शुरुआत बन गया। उन्होंने ये ठान लिया, मैं मौत को समझना चाहता हूँ, क्योंकि जो मौत को समझ ले वही जिंदगी को समझ सकता है। खोज की शुरुआत।
रजनीश का बचपन बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो खेलते तो थे लेकिन भीतर से हमेशा खोजी बने रहते। वो अक्सर अकेले जंगलों में घूमते, पेड़ों के नीचे बैठकर ध्यान करते और आसमान को देखते हुए ये सोचते, क्या इस सब के पीछे कोई रहस्य है। स्कूल में उनके शिक्षक उनसे परेशान रहते थे क्योंकि वो हर बात पर सवाल जो उठाते थे। अगर शिक्षक कहते ईश्वर सब जानता है तो वो मुस्कुराकर पूछते, अगर ईश्वर सब जानता है तो परीक्षा क्यों होती है। लोग कहते ये लड़का अजीब है, लेकिन धीरे धीरे सब मानने लगे इस बच्चे में कुछ असाधारण है। रजनीश कभी डरते नहीं थे, उन्हें सांप पकड़ने का शौक था। रात में कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाया करते थे। लोगों को लगता वो पागल है, पर वो कहते अगर तुम डर से भागोगे तो कभी सच नहीं जान पाओगे। धीरे धीरे वो समझने लगे कि मौत, डर और जीवन ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, और जो इन्हें स्वीकार कर लेता है वो सच में जीना सीख जाता है। किशोरावस्था में ही रजनीश को ध्यान यानी कि मेडिटेशन में गहरी रुचि हो गई थी। वो कहते थे ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि खुद को देखने की कला है। कई बार वो घंटों तक नदी किनारे बैठ जाते, आंखें बंद कर बस अपनी सांसों को महसूस करते। लोग पूछते तुम ध्यान क्यों करते हो। वो मुस्कुरा कर कहते ताकि मैं खुद को देख सकूं, क्योंकि जब तक मैं खुद को नहीं जानूंगा मैं किसी और को कैसे समझ पाऊंगा। धीरे धीरे रजनीश के अंदर ज्ञान की प्यास बढ़ती चली गई। उन्हें ना किताबों से संतोष मिलता था और ना ही मंदिरों से। वो हर चीज को खुद अनुभव करना चाहते थे। यही वो दौर था जब उन्होंने ये तय किया, अब मुझे सच्चाई को ढूंढना है, किसी की बताई बातों से नहीं बल्कि अपने खुद के अनुभव से। और यहीं से शुरू होती है ओशो रजनीश की असली यात्रा, अंदर की यात्रा, सत्य की तलाश और ध्यान की दुनिया में उनका पहला कदम। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 जहां हमने ये जाना कैसे एक छोटे से गांव का बच्चा मौत को देखकर जिंदगी की असली समझ की ओर बढ़ चला। अब अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कैसे ये जिज्ञासु बच्चा कॉलेज पहुंचा और वहां से शुरू हुई विचारों की क्रांति, जहां उन्होंने धर्म, समाज और परंपरा को सीधे सीधे चुनौती दी। तो जुड़े रहिए, अगले पार्ट में हम चलेंगे रजनीश की युवावस्था और आत्मज्ञान की यात्रा की ओर। पार्ट 2 विचारों की क्रांति और आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। रजनीश अब किशोर नहीं रहे, वो अब कॉलेज में थे, एक युवा जो हर बात को खुद सोचता, खुद समझता और जिसे किसी की अंधभक्ति मंजूर नहीं थी। वो जबलपुर के डीएन जैन कॉलेज में पढ़ाई करने लगे। वो बेहद तेज दिमाग वाले थे, क्लास में पहले नंबर पर रहते, लेकिन सबसे बड़ी बात वो कभी रट्टा नहीं मारते थे। वो कहते अगर किसी बात को समझो तो वो कभी नहीं भूलती। कॉलेज में उनकी पहचान एक ऐसे छात्र की थी जो सबसे अलग सोचता था। प्रोफेसर जो कुछ कहते वो तुरंत सवाल करते। अगर कोई कहे भगवान सब कुछ नियंत्रित करता है तो वो कह देते तो इंसान की आजादी कहाँ गई। शुरुआती दिनों में कई शिक्षक उनसे नाराज रहते थे, लेकिन बाद में सब मान गए कि इस युवक के सवालों में सच्चाई की आग है। वो डिबेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते और ज्यादातर बार पहला स्थान पाते। लोग कहते रजनीश सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी। वो धर्म, राजनीति और समाज के हर झूठे दिखावे को बेनकाब कर देते थे। उनका कहना था अगर तुम भगवान को मंदिर में ढूंढते हो तो तुमने खुद को खो दिया है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच रजनीश के भीतर कुछ और भी चल रहा था, एक बेचैनी, एक गहरी पुकार। वो कहते थे मेरे भीतर एक आवाज कहती थी तू अभी कुछ और है, तेरा सच अभी अधूरा है। रात रात भर वो अकेले बैठते, कभी नदी किनारे, कभी किसी पेड़ के नीचे, और खुद से पूछते कौन हूं मैं, क्या सिर्फ ये शरीर, ये मन, या कुछ और गहराई में।
धीरे धीरे ध्यान उनके जीवन का हिस्सा बन गया। वो ध्यान को किसी धर्म की प्रार्थना नहीं मानते थे। वो कहते ध्यान का मतलब है खुद को देखना बिना किसी नकाब के। 21 मार्च 1953 जबलपुर के पास एक बगीचे में शाम के लगभग 7 बजे का समय था। रजनीश ध्यान में बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी और आसपास पूरा वातावरण शांत था। वो कहते हैं अचानक सब कुछ रुक गया। ना मैं था, न शरीर था, सिर्फ एक गहरा मौन था, एक रोशनी जो मेरे भीतर फैलती चली गई और मैं समझ गया यही है आत्मज्ञान। वो पल, वो अनुभव उनकी जिंदगी का मोड़ बन गया। वो कहते थे मैं मरा भी नहीं, लेकिन फिर भी जो रजनीश था वो खत्म हो गया। अब वो बचा है, वो सिर्फ साक्षी है, देखने वाला, महसूस करने वाला, पर अब कोई मैं नहीं। उस अनुभव के बाद रजनीश पूरी तरह बदल गया। अब वो पहले जैसा नहीं था। वो ज्यादा शांत, स्थिर और प्रेम से भरे हुए दिखने लगे। लोग उनसे पूछते तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो मुस्कुराकर कहते कुछ नहीं हुआ, बस मैं जाग गया हूँ। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान सीखना शुरू किया। लोग उनसे मिलने आने लगे। उनकी बातों में इतनी सच्चाई होती थी कि जो एक बार सुनता वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। वो कहते थे धर्म कोई बंधन नहीं है, ये आजादी की राह है और ध्यान वो चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है। आत्मज्ञान के बाद रजनीश ने पूरे भारत में घूमना भी शुरू किया। वो विश्वविद्यालयों, सभाओं और सेमिनारों में जाने लगे और युवाओं को जगाते। उनका संदेश क्लियर था, डर मत मानो, सोचो, सवाल करो और खुद को पहचानो। उनका अंदाज विद्रोही था, लेकिन उद्देश्य हमेशा एक मनुष्य को उसकी गहरी नींद से जगाना था। धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा। लोग कहने लगे ये साधु नहीं, ये तो सोच की क्रांति है। दोस्तों, रजनीश अब एक नया सफर शुरू कर चुके थे। उन्होंने खुद को पा लिया था। अब वो दूसरों को भी वही रास्ता दिखाना चाहते थे। वो कहते थे मेरे पास कोई धर्म नहीं, मेरे पास सिर्फ अनुभव है और जो भी उसे महसूस करना चाहे वो मेरे साथ चल सकता है। ये था पार्ट 2, जहां हमने ये जाना कि कैसे एक युवा जिसने सवालों का कोई जवाब नहीं था, वो खुद जवाब बन गया। अब अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कैसे रजनीश बने आचार्य रजनीश, कैसे उन्होंने पुणे में अपना आश्रम शुरू किया और क्यों दुनिया भर के लोग उनसे मिलने आने लगे। तो जुड़े रहिए, अगले पार्ट में शुरू होगी ओशो की क्रांति की कहानी। पार्ट 3, पुणे आश्रम, विचारों की क्रांति और दुनिया भर में फैला ओशो का संदेश। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद रजनीश अब एक साधक नहीं रहे, वो अब आचार्य रजनीश बन चुके थे। लोग उन्हें सिर्फ सुनना नहीं चाहते थे, वो उन्हें महसूस करना चाहते थे। उनकी बातों में एक आग थी और उस आग में सच की रोशनी जलती थी। 1950 के दशक के अंत में रजनीश ने भारत के अलग हिस्सों में घूमना शुरू किया। वो विश्वविद्यालयों, मंदिरों और सामुदायिक कार्यक्रमों में भाषण देते। उनका एक ही संदेश था, सवाल करो, सोचो और खुद को जानो। लोग उनसे बहस करते, कभी विरोध करते, कभी प्रभावित होते, पर जो भी एक बार उन्हें सुनता वो बदल कर लौटता। वो कहते थे धर्म ने इंसान को बांटा है पर चेतना एक है, और जब तुम भीतर देखते हो तो कोई हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं बसता, सिर्फ मनुष्य बसता है। उनकी बातें समाज के बनाए हुए ढांचे को हिला देती थी। कई धर्म गुरुओं को लगता ये युवक खतरनाक है क्योंकि वो लोगों को सोचने की आजादी दे रहा था, लेकिन रजनीश मुस्कुराते और कहते अगर सच से डर लगता है तो झूठ में रहना ही बेहतर है। 1974 में रजनीश ने पुणे में अपना पहला आश्रम स्थापित किया। वो जगह जो बाद में ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ आने वाले लोग दुनिया के हर कोने से थे, भारत से, यूरोप से,
अमेरिका से, जापान से। इस आश्रम में न कोई धर्म था, न कोई जाति, न कोई भेदभाव। हर व्यक्ति जहाँ ध्यान, नित्य और मौन के जरिए खुद को खोजने आता था। ओशो कहते थे, मैं तुम्हें अनुशासन नहीं सिखाता, मैं तुम्हें स्वतंत्रता सिखाता हूँ। क्योंकि सच्चा ध्यान वहीं जन्म लेता है जहाँ डर खत्म हो जाता है। आश्रम में हर सुबह लोग नाचते, हंसते, ध्यान करते और फिर ओशो के प्रवचन सुनते। उनकी आवाज में इतनी शांति होती थी कि सुनने वाले को ये लगता था जैसे भीतर कुछ पिघल रहा है। लेकिन दोस्तों, हर वो इंसान जो सच बोलता है उसे समाज कभी आसानी से स्वीकार नहीं करता। ओशो के विचार खुले थे, निडर थे और पारदर्शी थे। वो प्रेम को छुपाने के खिलाफ थे। वो कहते थे, प्यार पाप नहीं है, प्यार सबसे पवित्र अनुभव है। उनके प्रवचन में इंटीमेसी, प्रेम और ध्यान को एक साथ जोड़ा गया, जिससे परंपरागत समाज को झटका लगा। लोगों ने उन्हें विवादास्पद गुरु कहना भी शुरू किया, लेकिन ओशो ने कभी सफाई नहीं दी। वे मुस्कुराकर कहते, मैं लोगों को नहीं बदलना चाहता, मैं सिर्फ आईना दिखाता हूँ। उनकी इस बेबाकी ने लाखों युवाओं को प्रभावित किया, जो पुराने नियमों में बंधे रहना नहीं चाहते थे। ओशो उनके लिए आजादी की आवाज बन गए। 1970 के दशक के आखिर तक ओशो के अनुयायी पूरे विश्व में फैल चुके थे। अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों में लोग उन्हें रिबल सेंट कहने लगे। उनकी किताबें, प्रवचन और ध्यान की तकनीकें हर भाषा में अनुवाद होने लगी। वो कहते थे, ध्यान कोई धर्म नहीं, ध्यान तो जीवन की सांसें हैं। उनका उद्देश्य था लोगों को जीना सिखाना, बिना अपराध बोध, बिना पाखंड के, बस सहजता और प्रेम से। उनके एक प्रसिद्ध प्रवचन में वो कहते हैं, जब तुम हंसते हो तो भगवान तुम्हारे साथ हंसते हैं, और जब तुम दुखी हो तो वो भी दुखी होते हैं, तो क्यों ना उसे हमेशा मुस्कुराने दो। जो भी उनसे मिलता वो ये कहता कि उनकी आंखों में अजीब सी शांति है। उनकी चाल, उनका मौन, उनका हर शब्द जैसे सीधे दिल में उतर जाता था। वो किसी को कुछ सिखाने नहीं आते थे, वो बस जगाने आते थे। वो कहते, मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं देता, मैं तुम्हारे भीतर की आग जलाता हूँ, बाकी रास्ता तुम खुद बना लोगे। दोस्तों, यही था वो दौर जब रजनीश अब ओशो बन चुके थे। उनका नाम अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंजने लगा था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां छाया भी होती है। और अब शुरू होने वाला था ओशो के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष, अमेरिका की यात्रा, रजनीशपुरम की कहानी और विवादों का तूफान। तो जुड़े रहिए दोस्तों, अगले भाग में हम ये जानेंगे कि कैसे ओशो ने अमेरिका में बनाया अपना नया संसार और कैसे वो संसार बन गया आध्यात्मिकता, शक्ति और राजनीति का अखाड़ा। पार्ट 4, अमेरिका की यात्रा, रजनीशपुरम का सपना और जेल का सच। अब हम पहुंच चुके हैं ओशो की जिंदगी के उस मोड़ पर जहां रोशनी और अंधेरा दोनों साथ चल रहे थे। ये वो समय था जब ओशो की पहचान सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी थी। हर कोई जानना चाहता था, कौन है ये आदमी जो कहता है मैं किसी धर्म का नहीं, सिर्फ सच्चाई का हूँ। साल था 1981। ओशो बीमार थे। डॉक्टरों ने उन्हें आराम और साफ हवा की सलाह दी। उनके शिष्यों ने अमेरिका में एक शांत जगह ढूंढी, ऑरेगन नाम का राज्य। वहां करीब 64,000 एकड़ जमीन खरीदी गई, इतनी बड़ी कि एक पूरा शहर वहां बस सके। ओशो ने कहा, चलो यहाँ एक ऐसा संसार बनाए जहाँ ना कोई धर्म हो, ना कोई डर हो, सिर्फ प्रेम और ध्यान हो। और इस तरह शुरू हुआ उनके सपनों का शहर, रजनीशपुरम। रजनीशपुरम कोई साधारण जगह नहीं थी। ये जगह थी जहां जीवन को उत्सव की तरह जिया जाता था। सुबह लोग ध्यान करते, दोपहर में लोग काम करते और शाम को लोग संगीत, नृत्य और मौन सभा में शामिल होते। दुनिया भर के हजारों लोग आए। भारत,
जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, हर कोई बस ओशो के शब्दों में शांति ढूंढने आया था। ओशो कहते थे, जीवन को गंभीरता से मत लो, जो हंस सकता है वही भगवान के सबसे करीब है। रजनीशपुरम सच में हंसी और ध्यान का संगम था। लेकिन दोस्तों, जब कोई इंसान समाज के पुराने ढांचे को तोड़ता है तो दुनिया अक्सर उसे समझने की बजाय उससे डर जाती है। धीरे धीरे अमेरिका के स्थानीय लोग इस शहर से डरने लगे। उन्हें लगा कि रजनीशपुरम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शायद राजनीतिक ताकत बन जाएगा। ओशो उस समय मौन में थे और उनकी सारी जिम्मेदारी उनकी सचिव माँ आनंद शीला के पास थी। शीला बुद्धिमान थी लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी। उनके निर्णयों ने रजनीशपुरम को शांति के रास्ते से विवादों की ओर मोड़ दिया। उन पर कई आरोप लगे, स्थानीय लोगों से झगड़े के, गैर कानूनी हथियार, यहाँ तक कि जहर मिलाने की साजिश तक। जब ओशो को ये सब कुछ पता लगा, उन्होंने कहा, ध्यान का मार्ग प्रेम का मार्ग है, जहाँ हिंसा है वहाँ मैं नहीं हूँ। ओशो ने शीला और उनके साथियों को वहां से हटा दिया, पर तब तक आग लग चुकी थी। साल था 1985। अमेरिका सरकार ने ओशो पर वीजा तोड़ने और साजिश के आरोप लगाए। ओशो को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये गिरफ्तारी सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी थी, क्योंकि ओशो की बातें लोगों के दिमाग खोल रही थी और सत्ता को यह बात पसंद नहीं थी। उन्हें कई राज्यों की जेलों में घुमाया गया, कभी ओक्लाहोमा, कभी नॉर्थ कैरोलिना और कभी जॉर्जिया। हर जगह उन्हें अलग रखा गया, बाहर की दुनिया से काट दिया गया। ओशो ने बाद में ये कहा कि हर जेल में मेरा खाना अलग होता था, उसका स्वाद बेहद अजीब था। धीरे धीरे मेरे शरीर में जहर फैलने लगा। बाद में डॉक्टरों ने भी ये प्रूफ किया कि उनके शरीर में थैलियम जैसे तत्व पाए गए, जो जहर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर भी ओशो मुस्कुराते रहे। वो कहते, उन्होंने मेरे शरीर को जहर दिया, लेकिन मेरी आत्मा को छू नहीं पाए। कई महीनों की यातना और सुनवाई के बाद ओशो को जमानत मिली, पर शर्त ये थी कि वो अमेरिका छोड़ दें। वो बोल रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे विचार नहीं जा सकते। भारत लौटने पर उनका शरीर बेहद कमजोर था, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी। उन्होंने पुणे में फिर से ध्यान केंद्र शुरू किया, ओशो कम्यून इंटरनेशनल। लोग उनसे मिलने आते और पूछते, भगवान, आपने इतना सब कैसे झेला? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? ओशो मुस्कुराते और कहते, मैंने सीखा है, कोई भी मुझे तोड़ नहीं सकता जब तक मैं खुद न टूटूं। उन्होंने कहा, जेल में भी मैंने ध्यान किया, जब शरीर कैद हो तब मन को आजाद रखो। उनका संदेश साफ था, परिस्थितियां आपको बांध सकती हैं, लेकिन आपका सच नहीं। दोस्तों, ओशो की अमेरिका यात्रा हमें ये सिखाती है कि सच बोलने वालों का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता सबसे सुंदर होता है। उन्होंने कहा, मैं जीवन से भागने नहीं, उसे मनाने आया हूँ। और सच में उन्होंने हर दर्द को, हर अन्याय को एक सीख में बदल दिया। इस पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे ओशो ने अमेरिका में अपने सपनों का शहर बनाया, कैसे उन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया और कैसे जेल में भी ध्यान और प्रेम को जिंदा रखा। उनकी ये यात्रा हमें ये बताती है कि सच्चाई रुक सकती है लेकिन हार नहीं सकती। अब अगले पार्ट में हम ये जानेंगे भारत लौटने के बाद के उनके अंतिम वर्ष, उनकी शिक्षाएं और वो क्षण जब ओशो ने मुस्कुराते हुए इस दुनिया को अलविदा कहा। पार्ट 5, भारत वापसी, अंतिम वर्ष और ओशो की अमर शिक्षाएं। कभी कभी जिंदगी हमें इतना तोड़ देती है कि या तो हम बिखर जाते हैं या फिर किसी नई रोशनी में बदल जाते हैं। ओशो टूटे नहीं, वो एक नई रोशनी बन गए। अमेरिका की जेलों से निकलने के बाद जब वो भारत लौटे तो उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो किसी सच्चे खोजी में होती है। भारत लौटने के बाद ओशो ने फिर से
पुणे को अपना घर बनाया। लेकिन अब वह आश्रम पहले जैसा नहीं था। पहले यहाँ बहसें होती, प्रवचन होते और भाषण होते थे। अब यहाँ बस मौन था, वो मौन जो शब्दों से ज्यादा बोलता था। ओशो अब ज्यादा नहीं बोलते थे, बस कभी कभी मुस्कुरा देते थे। वो मुस्कान ही सबके सवालों का जवाब बन जाती थी। वो अब काफी कम बोलते थे। वो कहते थे, अब मैं कुछ सिखा नहीं रहा, बस तुम्हारे भीतर जो पहले से है उसे जगा रहा हूँ। इस दौर में ओशो ने ध्यान की नई विधियां दी, जैसे मिस्टिक रोज मेडिटेशन। उन्होंने कहा, पहले रो, फिर हंसो और फिर मौन में बैठो। यही जीवन का सबसे सच्चा ध्यान है। लोग पहले अपने दर्द को बाहर निकालते, फिर पूरे दिल से हंसते और अंत में गहरी शांति में डूब जाते। ओशो मानते थे कि ध्यान किसी गुफा में बैठने की चीज नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। वो कहते, ध्यान कोई गंभीर साधना नहीं, यह तो उत्सव है, अपने अस्तित्व का जश्न मनाना। हालांकि ओशो की लोकप्रियता बढ़ रही थी, पर उनके विरोधी अब भी सक्रिय थे। अमेरिका में हुई गिरफ्तारी और जेल के अनुभवों ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। उन्होंने खुद कहा था, अमेरिका की जेलों में मुझे जहर दिया गया, मेरे शरीर ने वो सहा, पर मेरी आत्मा नहीं टूटी। ओशो के शिष्यों के अनुसार जब वो जेल से निकले तो उनके हाथ कांपते थे, लेकिन उनकी आवाज अब भी गूंजती थी, मैं जिंदा हूँ और मेरे शब्द तुम्हारे भीतर रहेंगे। उनका संघर्ष अब बाहरी नहीं रहा था, वो भीतर की लड़ाई लड़ रहे थे, शरीर की कमजोरी और आत्मा की ताकत के बीच। धीरे धीरे ओशो के प्रवचन कम होने लगे। कई बार वो सिर्फ 10 मिनट बोलते और फिर कहते, अब शब्द नहीं, सिर्फ मौन बोलने दो। उनके शिष्य कहते, जब वो मौन में बैठते थे, पूरा हाल जैसे किसी ऊर्जा से भर जाता था। लोग कहते, वो अब नहीं बोलते, पर उनकी उपस्थिति बोलती है। ओशो ने कहा था, सच्चा गुरु वो नहीं जो बोलता है, बल्कि वो जो तुम्हें अपने भीतर सुनना सिखा दे। 19 जनवरी 1990 की शाम थी। ओशो ने अपने करीबी लोगों से ये कहा, अब समय आ गया है, मेरा शरीर थक गया है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रहूंगा, तुम्हारी आत्माओं में, तुम्हारे साथ। उस रात ओशो ने आंखें बंद की। चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी ने ध्यान में विलीन हो जाना चुना हो। उनका शरीर शांत पड़ा था, पर कमरे में एक अनकही ऊर्जा थी, जैसे किसी ने बस रूम बदल दिया हो। उनके कमरे के बाहर आज भी लिखा है, ओशो नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, only visited this planet Earth between December 11, 1931 to January 19, 1990। आज 3 दशकों के बाद भी ओशो के विचार, उनकी किताबें, उनकी आवाज लाखों लोगों के जीवन को छू रही है। उनका संदेश अब भी वही है, स्वयं को जानो, यही सच्चा धर्म है। जो लोग उन्हें समझते हैं वो ये महसूस करते हैं कि ओशो कहीं गए नहीं, वो अब हर उस इंसान में जिंदा है जो सच्चाई की तलाश में है, जो प्रेम में जीना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है। दोस्तों, ओशो की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए किसी और की नहीं, बस अपने भीतर की रोशनी को पहचानने की जरूरत होती है। उन्होंने हमें ये दिखाया कि प्रेम, स्वतंत्रता और जागरूकता है। यही 3 बातें इंसान को सच में जिंदा रखती हैं। ओशो चले गए, पर उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। वो अपने भीतर झांक लेता है, वो पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है। अगर ओशो की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए ओशो की जिंदगी से आपको क्या सीख मिली। साथ ही बताइए अगली कौन सी पर्सनालिटी की बायोग्राफी आप सुनना चाहेंगे। ओम शांति।